नमस्कार दोस्तों, मैं घनश्याम स्वागत करता हूं एक बार फिर से आप सभी का आरएस जंक्शन यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आरएस और अन्य आरपीएससी की बड़े स्तर की प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए ये काफ़ी बेहतर चैनल है जहां पर मैं आपको डेली करंट अफेयर्स देता हूं। और आज हम बात करेंगे दिनांक 26 और 27 अप्रैल के करंट अफेयर्स पर। इसके नोट्स आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए हमारे एप्लीकेशन पर जाकर वहां ब्लॉग सेक्शन में पढ़ सकते हैं। फ्रंट जो होम पेज है वहीं पर कोर्सेज के साथ ही ब्लॉग सेक्शन दिया हुआ है, वहां से आप जो है इसके नोट्स को सेव कर सकते हैं आपकी फर्दर रीडिंग के लिए। चलिए तो शुरुआत करते हैं। पहला प्रश्न जो आज का हमारा है, निम्नलिखित में से कौन एक भारतीय मूल की विद्वान है जिन्हें अमेरिकी एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज में सम्मिलित किया गया है? तो दोस्तों, इनका नाम है रेणु खटोर। चलिए रेणु खटोर के बारे में थोड़ा सा जानकारी हम ले लेते हैं। शिक्षा के क्षेत्र में इनका काफी उल्लेखनीय योगदान रहा है और चूंकि आर्ट एंड साइंसेज में ऐसे लोग सम्मिलित होते हैं जो नवाचार को काफी बढ़ावा दे रहे हैं। तो भारतीय मूल की अमेरिकी विद्वान है ये, और इन्हें अमेरिकन एकेडमी ऑफ आर्ट एंड साइंसेज, जिसे शॉर्ट में हम ट्रिपल एएस के नाम से जानते हैं, उसमें सम्मिलित किया है। 61 वर्षीय खटोर जो है बहुत से कलाकारों, विद्वानों और वैज्ञानिक, जिसमें 250 से भी ज्यादा लोग हैं, उनके साथ जुड़ेंगी। अगर हम इनकी पृष्ठभूमि की बात करें या इनका जो बैकग्राउंड है उसको देखें, तो कानपुर विश्वविद्यालय जो है वहां से इन्होंने अपना स्नातक पूरा किया। इसके बाद ये विदेश चली गई और राजनीति विज्ञान और लोक प्रशासन में इन्होंने स्नातकोत्तर और पीएचडी अर्थात एमए और पीएचडी की डिग्री जो है अमेरिका के ही पर्ड्यू यूनिवर्सिटी से किया। उत्तर प्रदेश में इनका जन्म हुआ और जो यूनिवर्सिटी ऑफ ह्यूस्टन सिस्टम है उसकी ये चांसलर है, वहां के विश्वविद्यालय की ये अध्यक्ष है। तो पहली भारतीय प्रवासी, भारत से जाने वाली पहली ऐसी महिला है जिन्हें इस तरह के एक गहन शोध विश्वविद्यालय, क्योंकि ह्यूस्टन यूनिवर्सिटी अपने आप में बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है और काफी रिसर्च और जर्नल्स इसके प्रकाशित होते रहते हैं, तो उसके पद पर इनको आसीन किया गया है। जैसा मैंने आपको बताया, ट्रिपल एएस एक ऐसी संस्था है जो विभिन्न क्षेत्रों में नवाचारों का प्रतिनिधित्व करती है। 1780 में अमेरिकी क्रांति के दौरान जो है इसकी स्थापना हुई थी। मतलब जब अमेरिका आजाद हुआ, आपको पता होगा कि अमेरिका की आजादी की लड़ाई जो है वो 18वीं सदी के अंतिम दशक में हुई, जब ब्रिटेन से 13 जो राज्य थे वो अमेरिका से आजाद हुए, जिसमें फ्रांस की मदद से अमेरिका ने अपने को एक स्वतंत्र देश के रूप में स्थापित किया था। पहले हमारी तरह ब्रिटेन का ही एक उपनिवेश हुआ करता था अमेरिका। 250 से भी ज्यादा नोबेल पुरस्कार विजेता और पुलित्जर पुरस्कार विजेता इसके सदस्य हैं, और ये दोनों ही पुरस्कार जो है बहुत बड़े पुरस्कार माने जाते हैं। पुलित्जर जहां पत्रकारिता का एक बहुत बड़ा पुरस्कार है, ठीक है, सॉरी, साहित्य का, और इनका बहुत बड़ा पुरस्कार है। उसी तरह नोबेल पुरस्कार विभिन्न क्षेत्रों में दिया जाता है, जिसमें आपके शांति, साहित्य, विज्ञान, ठीक है, अर्थशास्त्र, इन सभी क्षेत्रों में ये पुरस्कार दिया जाता है। तो बहुत अच्छे लोग जो हैं, जो बहुत ही नवाचार से जुड़े हैं, बहुत ज्ञानी हैं, वो इससे जुड़े हुए हैं। निम्नलिखित में से किस देश ने हाल ही में कोड़े मारने की सजा को बंद कर दिया है? दोस्तों, वर्तमान में विश्व काफी उदारवादी हो चुका है और मानव केंद्रित होता जा रहा है। ऐसे ही क्रम में कुछ पुरानी प्रथाओं को बंद करने के प्रयास किए जा रहे हैं। मानवाधिकार आयोग भी लगातार अपनी तरफ से ये प्रयास करता है कि विभिन्न प्रकार की ऐसी गतिविधियां जो मानवाधिकारों के खिलाफ है उनको बंद किया जाए। और इसी क्रम में सऊदी अरब जो है, जो कि एक अरब कंट्री है और जहां पर काफी सख्त नियम माने जाते हैं, जिसमें मौत की सजा से लेकर अन्य विभिन्न प्रकार की सजाएं दी जाती है, उसमें अब कोड़े मारने की सजा जो है उसको बंद कर दिया गया है। तो यह आदेश वहां की एक उच्चतम न्यायालय द्वारा दिया गया और सऊदी अरब के शाह और युवराज, क्राउन प्रिंस जो हैं, उनके द्वारा ये कदम उठाया गया है। देश की अदालतों द्वारा दी जाने वाले कोड़े मारने की सजा को लगातार मानवाधिकार समूह जो है उनके द्वारा विरोध किया जा रहा था, और अब जो है इसको बंद किया जाएगा। तो उच्चतम न्यायालय ने ये कहा भी है कि ये इसलिए किया गया है क्योंकि मानवाधिकार शारीरिक दंड का विरोध करता है। किसी भी प्रकार का शारीरिक दंड अगर किसी व्यक्ति को दिया जाता है तो मानवाधिकार उसका विरोध करता है, और इसी को देखते हुए देश को शारीरिक दंड के खिलाफ जो अंतर्राष्ट्रीय मानदंड है उनका उपयोग किया जाए, देश में उनको स्थापित किया जाए, यही एक प्रयास इसमें किया जा रहा है। फिलहाल विवाहेतर यौन संबंध बनाने पर, शांति भंग करने पर और हत्या जैसे मामलों में जो है दोषी को कोड़े मारने की सजा सुनाई जाती थी। कई बार ये कोड़े मारने की सजा 1000 कोड़े तक हो जाती थी, जब 2014 में ब्लॉगर रईफ बदावी को इस्लाम की तौहीन करने मात्र पर 10 साल कैद और 1000 कोड़े मारने की सजा दी गई। न्यायालय ने यह बयान भी दिया कि भविष्य में जो है न्यायाधीश ये प्रयास करेंगे कि
वे कोड़े मारने की बजाय जुर्माना लगा सकते हैं, जेल की सजा दे सकते हैं या फिर किसी सामुदायिक सेवा या कर्तव्य को पूरा करने की सजा भी दे सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको आरएस जंक्शन के वीडियोस अच्छे लगते हैं तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। यूजीसी ने उच्च शिक्षण संस्थानों के सेशन कब से शुरू करने की सिफारिश की है? कोरोना लॉकडाउन के चलते हुए दोस्तों हमारे जीवन शैली में काफी बदलाव आ रहा है और इसी क्रम में सोशल डिस्टेंसिंग को ध्यान में रखते हुए यूजीसी द्वारा दो कमेटियों की स्थापना की गई और कमेटी द्वारा यह सिफारिश की गई है कि जुलाई के बजाय अब सितंबर में जो है हमारे सेशंस की शुरुआत की जानी चाहिए। तो चलिए इस पर हम जानकारी ले लेते हैं। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन, जो कि उच्च शिक्षा से संबंधित विभिन्न प्रकार के नियामक कार्यों को करता है, उसके द्वारा जुलाई के स्थान पर सितंबर से अब सेशन की शुरुआत की सिफारिश की है, क्योंकि अभी हमें लगता नहीं है कि सितंबर तक हम बिल्कुल सही स्थिति में होंगे कि हम सोशल रूप से जो है गैदरिंग कर सकें। तो यूजीसी के द्वारा ही नियुक्त किया गया था पैनल। लॉकडाउन से जुड़े मुद्दे पर जो है समितियों की सिफारिश यहाँ की गई थी और उनको स्थापित किया गया था। नए पैनल का कहना है कि कोरोना महामारी को देखते हुए इस साल नया शैक्षणिक सत्र जुलाई की जगह सितंबर से लागू हो। यूजीसी द्वारा बने गए दो पैनल में से एक समिति ने हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी के वीसी की अध्यक्षता में परीक्षा के तरीके और वैकल्पिक सेशन के कैलेंडर पर काम किया, जबकि इग्नू के जो वीसी हैं वाइस चांसलर प्रोफेसर नागेश्वर राव जो हैं, उनकी समिति ने ऑनलाइन एजुकेशन का स्तर सुधारने पर भी बात की। तो परीक्षाओं के पैटर्न को लेकर भी इन्होंने चर्चा की और 3 अलग अलग मॉडल जो हैं वो इसमें दिए गए हैं, जिसके अंदर ऑनलाइन शिक्षा से लेकर के असाइनमेंट्स और विभिन्न प्रकार के लिखित परीक्षाओं से जुड़े जो अलग अलग मामले हैं उनमें इन्होंने अपनी सिफारिश दी है। दोनों ने ही अपनी रिपोर्ट मानव संसाधन विकास मंत्रालय, जो एचआरडी मिनिस्ट्री है, ह्यूमन रिसोर्सेज डेवलपमेंट मिनिस्ट्री, उसको दे दी है। अब ये निर्णय सरकार पर निर्भर करता है कि वो किस तरह से किस निर्णय को लागू करती है। निम्नलिखित में से किस विमान के लिए विकसित ऑन बोर्ड ऑक्सीजन प्रणाली का प्रयोग कोरोना वायरस के इलाज में किया जाएगा? तो दोस्तों, हमारे जो विमान होते हैं ये समुद्र तल से काफी अधिक ऊंचाई पर उड़ते हैं, लगभग स्ट्रेटोस्फेयर में जाकर के उड़ते हैं। तो वहां पर चूंकि लगातार आप जैसे जैसे समुद्र तल से ऊपर बढ़ते हो, वायु की विरलता बढ़ती है और इसी के साथ वायु में उपलब्ध जो ऑक्सीजन है उसकी कमी होने लगती है और इसीलिए विमानों में उनका जो है बॉडी लेवल बनाए रखने के लिए ऑक्सीजन प्रणाली का प्रयोग किया जाता है, जो पूरे कॉकपिट को जो है अतिरिक्त ऑक्सीजन से भर देती है और इससे श्वास लेना आसान होता है हमारे जो पायलट्स होते हैं उनके लिए। तो तेजस विमान में जो तकनीक उपयोग की गई, इसी का प्रयोग अब कोरोना वायरस के इलाज के लिए किया जाएगा। कोरोना वायरस हमारे श्वसन तंत्र पर काफी तेजी से प्रभाव डालता है और हमारी श्वास नली को अवरुद्ध करता है, इसी के साथ फेफड़ों के फूलने की क्षमता को भी कम करता है और इसी चीज को देखते हुए उन्हें वेंटिलेटर्स की जरूरत पड़ती है। तो वेंटिलेटर के ही विकल्प के रूप में जो डीआरडीओ ने तकनीक विकसित की है, इसका प्रयोग किया जाएगा। इस तकनीक को बोला जाता है ऑन बोर्ड ऑक्सीजन उत्पादन प्रणाली, OBOX के नाम से इसे जाना जाता है। इसका विकास लाइफ साइंसेज से जुड़ी डीआरडीओ की बेंगलुरु स्थित बायो इंजीनियरिंग एवं इलेक्ट्रोमेडिकल प्रयोगशाला द्वारा किया गया है और ये तेजस में लंबी अवधि तक उड़ान भरने वाले वायुसेना के पायलट को कॉकपिट में ऑक्सीजन की आपूर्ति करता है। दोस्तों, देश के ऐसे ही विरल वायु वाले स्थान जैसे कि हमारे उच्च जो एल्टीट्यूड या उच्च तुंगता वाले जो क्षेत्र है, जैसे कि हमारा लद्दाख क्षेत्र हुआ या फिर उत्तर पूर्व के क्षेत्र हुए, जहां पर वायु काफी विरल होती है, वहां पर भी जो है इसके प्रयोग किए गए हैं। डीआरडीओ ने इस प्लांट की स्थापना लेह लद्दाख के एक क्षेत्र जिसको बोला जाता है तवांग जो काफी हाई एल्टीट्यूड पर 18,000 फीट से भी ऊंचाई पर है, वहां और उत्तर पूर्व की कुछ सैन्य प्रतिष्ठानों में इसकी स्थापना की गई है। तेजस ऑनबोर्ड ऑक्सीजन के लिए वैज्ञानिकों ने एक जियोलाइट आधारित तकनीक का प्रयोग किया है। तो चलिए, यहाँ पर एक जियोलाइट शब्द और आ गया है और मैं तकनीकी शब्दों को नहीं छोड़ता हूँ, इसीलिए मैं आपको जियोलाइट भी समझा देता हूँ क्या है। अभी तक जियोलाइट का प्रयोग जो है दोस्तों, भारी जल जो होता है हमारा या फिर जो अशुद्धियों वाला जल होता है उसकी सफाई के लिए किया जाता था। जियोलाइट एक सूक्ष्म रंध्रीय माइक्रोपोरस, जिसमें छोटे छोटे सूक्ष्म छेद होते हैं, ऐसा एक एल्यूमिनोसिलिकेट है। एल्यूमिनोसिलिकेट जो है उसमें एल्यूमिनियम, सिलिका और ऑक्सीजन जैसे 3 तत्व जो हैं उनकी प्रधानता होती है और ये काम करता है अधिशोषक के रूप में। अधिशोषक मतलब एब्जॉर्बेंट, तो एब्जॉर्ब करने का काम करता है ये। जियोलाइट मधुमक्खी के छत्ते जैसा होता है और इसका प्रयोग पेट्रो रासायनिक उद्योग या पेट्रोकेमिकल उद्योग जो है उनसे अशुद्धियों को हटाने में, इसका प्रयोग एथिल अल्कोहल जो है हमारा जो एथिल C2H5OH जो है उसको पेट्रोल में परिवर्तित करने में और
हाइड्रेटेड जियोलाइट, ठीक है, हाइड्रेटेड जियोलाइट जो है उसका प्रयोग जल के मृदुकरण में अर्थात जल को पीने योग्य बनाने में किया जाता है। चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। सबसे बेहतर प्रश्न लाने का मेरा प्रयास रहता है और आज का अगला प्रश्न जो है वो ये है कि आईआईटी बॉम्बे, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी जो मुंबई में स्थित है, और एनआईटी श्रीनगर अर्थात नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर द्वारा मिलकर विकसित किया गया, ओके ये रफ्तार नहीं है, ये है रुहदार। रुहदार नामक जो यंत्र है वो क्या है? तो रुहदार जो यंत्र है वो है दोस्तों एक वेंटिलेटर का प्रोटोटाइप। दरअसल इन संस्थानों के जो हमारे छात्र हैं, जब वो अचानक से छुट्टी की वजह से अपने घर गए तो उन्होंने देखा कि जो श्रीनगर है या जम्मू वाला जो क्षेत्र है वहाँ केवल 97 वेंटिलेटर्स अवेलेबल हैं, जो एक चिंता की बात थी। इसीलिए उन्होंने उपलब्ध जो प्रोटोटाइप्स हैं उन्हीं के आधार पर एक वेंटिलेटर बनाने का प्रयास किया और इसी क्रम में नवाचार करते हुए उन्होंने अपने स्तर पर एक बेहतरीन वेंटिलेटर का निर्माण कर दिया। तो आईआईटी बॉम्बे, एनआईटी श्रीनगर और इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो कि अवंतीपुरा, पुलवामा और जम्मू कश्मीर में है, उन्होंने मिलकर के और इस वेंटिलेटर का निर्माण किया है जिसका नाम रखा है रूहदार। ठीक है, रूह शब्द दरअसल हमारी आत्मा से जुड़ा हुआ है, हमारी अंदर की जो रूह होती है। अगर आप उर्दू भाषा में देखो तो रूह शब्द का मतलब क्या था? आत्मा। तो रूहदार इसलिए इसका नाम दिया गया है। प्रोटोटाइप को 3D प्रिंटिंग और लेजर कटिंग जैसी तकनीकों से उपयोग करके बनाया गया है। 3D प्रिंटिंग में क्या होता है दरअसल दोस्तों, इसमें जिस तरह से 2D प्रिंटिंग में आपके 2 डायमेंशनल लेयर्स बनती है, उसी तरह 3D प्रिंटिंग में क्या होता है, किसी भी तत्व को मान लो आप बना रहे हो तो इसकी फर्स्ट लेयर, उसके ऊपर फिर आप इसके सेकंड लेयर को बनाते हो, इसके बाद में फिर आप उसकी थर्ड लेयर को इस पर निर्माण करते हो और इस तरह से आप डिजाइन को कंप्यूटर में डाल देते हो और प्रिंटर जो है जो भी निर्माण सामग्री होता है उसके माध्यम से उसको पूरी डिजाइन देता है। 3D प्रिंटिंग और लेजर कटिंग अर्थात इनके एज बनाने के लिए या फिर उनको बिल्कुल सही तरीके से काटने के लिए लेजर का प्रयोग किया जाता है। डिजाइन को उन्नत सॉफ्टवेयर का उपयोग करके बनाया गया है और टीम इसके परिणामों से काफी संतुष्ट है। IUST अर्थात इस्लामिक यूनिवर्सिटी ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है उसके डिजाइन इनोवेशन सेंटर से सहायता ली और स्थानीय स्तर पर जो भी सामग्री इनके पास उपलब्ध थी उसका प्रयोग करके इन्होंने इसे बनाया। प्रोटोटाइप की लागत लगभग 10,000 रुपये रखी गई है, जबकि वर्तमान में अगर आप देखो तो वेंटिलेटर्स 1 लाख रुपए से भी अधिक कीमत में मिलते हैं। कुछ अच्छे वेंटिलेटर तो 10-10 लाख रुपए तक होते हैं। इतनी कम लागत के अगर वेंटिलेटर्स हमारे पास होंगे तो आने वाले समय में ऐसी आपदाओं से लड़ने या फिर युद्ध की स्थिति में और अन्य चीजों में हमें वेंटिलेटर्स की उपलब्धता भी होगी और इसकी लागत भी कम होगी। चलिए दोस्तों एक और नवाचार पर बात कर लेते हैं। निम्नलिखित में से किस संस्थान ने, ठीक है, निम्नलिखित में से किस संस्थान ने हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और कारों के लिए परियोजना शुरू की है? तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल एक तकनीक है जहां पर हाइड्रोजन का प्रयोग फ्यूल अर्थात ईंधन के रूप में किया जाता है और नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन जो कि एक नवरत्न कंपनी के रूप में है उसके द्वारा जो है ये काम किया गया है। एनटीपीसी लिमिटेड भारत का सबसे बड़ा बिजली उत्पादक है और थर्मल प्रोडक्शन के रूप में ये काम करता है। इस उपक्रम ने चूंकि लगातार हमारे जो पुराने उपक्रम है वो भी अब जो है दोस्तों नो कोल पॉलिसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, मतलब कोयले का प्रयोग कम से कम हो और पर्यावरण में प्रदूषण की मात्रा भी कम हो पाए, इसके लिए काम कर रहे हैं और इसीलिए उपक्रम ने लेह और दिल्ली में जो है 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक बसों और 10 हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित इलेक्ट्रिक कारों के लिए वैश्विक अभिरुचि पत्र जो है वो मांगे हैं। ठीक है, तो हाइड्रोजन फ्यूल सेल आधारित वाहनों की खरीद देश में अपनी तरह की पहली योजना है जिसमें इनको खरीदा जाएगा और हरित ऊर्जा से लेकर फ्यूल सेल वाहन तक का पूरा समाधान, मतलब किस तरह से हम इनका प्रयोग कर सकते हैं, इनका निर्माण कैसे होगा, किस तरह से फिजिबल होंगे, इनको फ्यूल कहाँ से मिलेगा और ऐसी बहुत सी चीजों पर ये बात करेगा। इनको लॉन्च करके परिवहन के क्षेत्र में कार्बन उत्सर्जन को कम करना प्रमुख उद्देश्य इसका रखा गया है। हाइड्रोजन फ्यूल सेल ईंधन सेल है, ठीक है, और ये एक विद्युत रासायनिक युक्ति होती है जिसमें किया क्या जाता है, ईंधन से प्राप्त जो रासायनिक ऊर्जा है, जो ऊष्मा उत्पन्न होती है, उसको विद्युत में परिवर्तित किया जाता है। दरअसल इसमें धनावेशित हाइड्रोजन आयन अर्थात H+ जो होते हैं उनको ऑक्सीजन या किसी अन्य ऑक्सीकारक जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया या फिर और कोई ऐसा ऑक्सीकारक है उससे रिएक्शन करवाया जाता है और इस रिएक्शन से ऊष्मा और जल जो है उसका उत्सर्जन होता है। तो वाटर को ये उत्सर्जित करता है और फ्यूल सेल जो है इसमें दिष्ट धारा का उपयोग होता है।
दिष्ट धारा का मतलब होता है डायरेक्ट करंट, ठीक है। तो डायरेक्ट करंट का इसमें उत्पादन होता है। सामान्यतः हम जो घरों में उपयोग करते हैं वो एक जो करंट होता है वो कौन सा होता है, चलिए आप प्रश्न का उत्तर दीजिए कमेंट बॉक्स में जाकर के, तो वो मैं आपके लिए छोड़ रहा हूँ। दोस्तों इसके अलावा आप रेगुलरली हमारे वीडियोस देख सकते हैं। हमारी एप्लीकेशन जो कि आर एस जंक्शन के नाम से है, वहां पर इंडियन फ्रीडम फाइटर्स पर हमारा एक कोर्स चल रहा है, फ्री ऑफ कॉस्ट आप उसमें लाइव सेशंस में भाग ले सकते हैं। और इन जो आर एस प्रीलिम्स एग्जाम है 2020 के लिए, उसकी हमारी टेस्ट सीरीज अभी चल रही है, उस टेस्ट सीरीज को भी आप लाभ उठा सकते हैं। तो आज ही हमारी एप्लीकेशन डाउनलोड करें, आर एस जंक्शन के नाम से सर्च करें गूगल प्ले स्टोर पर या डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर जाएं, वहां से ज्वाइन करें। असिस्टेंट कंजर्वेटर ऑफ फॉरेस्ट एग्जाम के लिए एनवायरमेंटल साइंस का कंप्लीट कोर्स हमारे वहां चल रहा है। इसके अलावा आपका जो अभी हाल ही में हमने नया कोर्स लॉन्च किया है जो शुरू हो रहा है 3 मई से, जिसमें हम बात करेंगे राजस्थान की कला एवं संस्कृति पर आरएस एग्जाम के परिप्रेक्ष्य में प्रीलिम्स और मेंस दोनों के लिए। तो अगर आपको ये बेहतर लगता है तो एक बार आप जरूर जाएं, बिल्कुल फिजिबल कॉस्ट पर मैंने चीजें रखी है, तो आपको निश्चित रूप से बहुत लाभ होगा। चलिए वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।